देखो परसेंटेज में परसेंटेज बराबर आपका 1/100 होता है। जो मेन चीज़ है वो सबसे पहले आप ध्यान रखिए। जैसे कि आपको पता है कि पहले तो परसेंटेज टू फ्रैक्शन आनी चाहिए, तो ज़रूरी परसेंटेज टू फ्रैक्शन आपको पता होनी चाहिए। तो मैं आपको एक साथ सारी लिखा रहा हूँ, फटाफट से रिवीजन कर लो, आपको कुछ नहीं करना, मैं बस बोलता जाऊँगा तोते की तरह। ठीक है। जैसे कि एक होता है आपका, अगर एक है तो वह एक आपका 100% के बराबर होगा। अगर आप आधे की बात कर रहे हो, एक सेकंड, अगर आप आधे की बात कर रहे हो तो वह 50% के बराबर होगा। अगर आप 1/3 की बात कर रहे हो तो वो 33.33% का भी लिखा हुआ होगा ना, तो उसको हम 33 सही 1/3 बोलते हैं। और ध्यान रखा करो दोस्तों, परसेंटेज का मतलब ही 1/100 होता है, किसी भी चीज़ का 100वां भाग होता है। तो जब आप इसको देखते हो ना, ये 33.33%, तो हकीकत में ये कितना है पता है आपको? 100 का भाग दे दो इसमें, हकीकत में ये है, हकीकत में संख्या ये है, लेकिन लिखते परसेंटेज में 100 से गुणा करके हैं, जिससे कि भिन्न को 100 से गुणा कर देते हैं ना, इसी वजह से। तो बस यही है कि परसेंटेज लिखा है तो संख्या में 2 अंक आगे चले जाते हैं बस। 1/4 हकीकत में आपको पता है क्या होता है, लेकिन लिखते हैं 25%, होता है 0.25। 1/5, 1/5 होता है 20%। 1/5 ने अपने आप को काफ़ी विकसित किया है। जैसे कि कल को आ जाए आपके सामने 2/5, तो 2/5 को आप 40% बोल सकते हैं। कल को आपके सामने आ जाए 3/5, तो 3/5 को आप 60% बोल सकते हैं। कल को आपके सामने आ जाए 4/5, आप इसको 80% बोल सकते हैं। बस आप देखते जाओ, मैं आपको सब बताता रहूँगा। ठीक है। फिर उसके बाद मैं आता हूँ 1/6। 1/6 को बोलेंगे हम 16 सही 2/3%। इसको हम 16.66% भी हम इसको बोलते हैं। चलिए 1/7, 1/7 यूनिक फैमिली है, इसको बोलते हैं सर 14.28% तक यहाँ स्टॉप कर देते हैं। लेकिन जब ये होता है तो 14 सही 2/7% होता है। ठीक है। इसकी पूरी साइकिल चलती है, पूरी फैमिली इसकी ऐसी है, देखिएगा ज़रा। तो अगर मैं इसको लिखता हूँ तो 14285 मैं ऐसे गोला चक्कर बना लेता हूँ, और फिर मैं इस 1/7 की पूरी फैमिली को लिख देता हूँ। जैसे 1/7 लिखा तो 14.28 आया। अब मैं मान लो 3/7 लिखता हूँ या 2/7 लिखता हूँ, तो 2/7 कितना हो जाएगा? 28। तो 28.5714, ये पहली साइक्लिक नंबर है। अगर मैं 3/7 लिखता हूँ तो 14×42, तो 42.8571। अगर मैं 4/7 लिखता हूँ तो 14×4 = 56, तो 57 सही 57.1428। अगर मैं 5/7 लिख देता हूँ तो आप देखिए 14×5 = 70, तो 71.4285। और अगर मैं 6/7 लिख देता हूँ तो समझ जाइए आप, 85.7142। तो आपका हर कंसेप्ट समझ में योग्य है। आप जब समझना चाहें तो ये 1/7 की पूरी फैमिली को हमने बता दिया आपके सामने, आपके लिए ये रहा। ठीक है, ठीक है दोस्त। चलो उसके बाद आता है 1/8। 1/8 की फैमिली भी इस तरह की दिखती है। 12.5% होता है आपका 1/8, और इसका 12.5 हो गया। इसके बाद आपका आता है 3/8। 3/8 इसका 3 गुना होता है 37.5%। फिर आपका होता है 5/8। 5/8 आपका होता है 62.5%। बेटा ये याद होने चाहिए, टिप्स पर है ना। 7/8 ये होता है 87.5%। ठीक है, ये 1/8 की फैमिली होगी पूरी। अब आते हैं अपन 1/9 पर। तो जब कभी भी अंक रिपीट होते नजर आए, जैसे कि 11.11% आपका होता है। जैसे 2/9 की बात करें तो आपका 22.22% होता है। अगर 3/9 की बात करें तो आपका 33.33% होता है। ऐसे ही जो भी आपके मल्टीपल में आएंगे जहाँ एक डिजिट रिपीट हो रही होगी, तो वो 11.11 के मल्टीपल से बन रहा है। तो 1/10 बराबर 10%, 1/11 बराबर 9.09%, 1/12 बराबर आपके सामने हो गया सर जी 8 सही 1/3%। ठीक है, इसी के साथ एक 5/6 होता है, जो कि 10/12 भी कहते हैं, 83.33%। इसका 10 टाइम्स है। ठीक है। 1/13 की अगर बात करोगे तो 1/13 हो जाएगा सर जी 7.69% के आसपास। 1/14 की बात करोगे अगर मैं बोलूँ तो 7.14% के आसपास। 1/15 की बात करोगे तो ये हो जाएगा सर 6.66 के आसपास।
आपका 1/16 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा सर 6.25% के आसपास। 1/17 की बात करेंगे तो ये हो जाता है सर 5.88 के आसपास। 1/18 की बात करेंगे तो ये हो जाता है 5.55 को बोल सकते हैं 1/18। 1/19 की बात करेंगे तो ये हो जाता है सर जी 5.26%। 1/20 की अगर बात करोगे तो दोस्तों ये हो जाता है आपका 5%। 1/21 की बात करोगे तो आपका ये हो जाता है 4.76%। 1/22 की बात करोगे तो आपका ये हो जाता है 4.54%। 1/23 की बात अगर आप करेंगे तो ये हो जाता है 4.34%। 1/24 की बात करेंगे तो आपका ये हो जाता है 4.16%। 1/25 की बात करेंगे तो ये आपका हो जाता है 4%। ये तो 1/25 तक आपको याद होने चाहिए। फिर इनके टुकड़े आते हैं, चीज़ें अलग अलग बनती हैं, मैं उनके ऊपर भी आपको लेके चल रहा हूँ तुरंत ही, प्लीज़ नोट करिएगा, ठीक है। जैसे कि कल को आपके पेपर में ये चीज़ें ज़रूर आ सकती हैं, जैसे कि 1/13 आपने देखा, 1/13 होता है 7.69, तो मुझे पर्सनली पसंद है 2/13। 2/13 कितना हो जाएगा, आई थिंक 15.38% के आसपास हो जाता है। कभी कभार 3/13 भी आपको पेपर में देखने को मिल जाता है, जो कि अगर इसमें 3 का गुणा करेंगे तो 9 या 27 बचे 2, 9 छिकी 54, 9 या 27 बचे 2, 9 छिकी 54 और 2 56, 5 9 7 63, ओ सॉरी 3 से देखो ना, 9 या 27, 2 3 छिंग 18 और 2 20, 21 और 2 23.07। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा नंबर है। एक मेरे को पर्सनली पसंद है कि अगर 1/16 मेरा अगर होता है 6.25, तो आपको याद होगा 1/32 की बात करेंगे तो 1/32 हो जाएगा इसका आधा, तो यानी कि वो हो जाता है 3.125%। बेटा बहुत काम की चीज़ होती है, कैलकुलेशन में भी काम आती हैं काफ़ी, ठीक है। तो आप ध्यान रखोगे तो डायरेक्ट आप कर जाओगे कैलकुलेशन। मेरे को क्या पसंद है, 3/16। 3/16 काफ़ी बार पेपर में देखने को मिलता है, जो कि 18.75 होता है, इसका 3 टाइम्स होता है 3/16, ठीक है। और इस तरह की देखने को मिलती हैं, अगर आपने नोट कर लिया हो तो मैं आगे चलूंगा। जहाँ पर देखो 5% अगर मुझे पता है 1/20 है, तो मैं इसकी एक पूरी हायरार्की बना कर चलता हूँ, जहाँ पर 5% के साथ मैं 15% को भी अच्छे से लिख सकता हूँ, 35% को भी मैं लिख सकता हूँ, 45% को भी मैं लिख सकता हूँ। आप खुद सोचिए, अगर मैं 5 का टेबल बोलूँ तो मैं क्या क्या लिख सकता हूँ। देखिए आप, मैं 65% को लिख सकता हूँ, मैं 85% को लिख सकता हूँ, मैं 95% को लिख सकता हूँ, एंड सो ऑन। सो बेसिकली मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर 5 की बात कर रहा हूँ तो ये 3 गुना ही तो है, तो दिस इज़ 3/20, दिस इज़ 7/20, दिस इज़ 9/20, दिस इज़ 11/20, दिस इज़ 13/20 एंड 17/20, 17×5 = 85 होता है, और ये 19/20। अगर मैं कहूँ आपसे कि इसका आधा ले लो, 7.5% कितना हो जाएगा, 17.5% कितना हो जाएगा, 22.5% कितना हो जाएगा, 27.5% कितना हो जाएगा, 32.5% कितना हो जाएगा। वेरी गुड। 42 दूनी 84, 42.5 कितना हो जाएगा, और 47.5% कितना हो जाएगा। तो बेसिकली अब आप देख रहे हैं कि सबका आधा आधा कर दो, तो 3/20 है तो ये 3/40 हो गया, 3/20 है तो ये 3/40 हो गया, ये 7/20 है तो ये 7/40 हो गया, ये 9/20 है तो ये 9/40 हो गया, ये 27.5 है तो 11/40 हो गया, ठीक है। ये आपका 13/40 हो गया, ठीक है। ये आपका 17/40 हो गया। बस आधा करते जाओ यार, तो टेंशन ही नहीं है अपन को। 19/40 हो गया, ठीक है। तो कुछ कंफ्यूजिंग जो चीज़ें होती हैं वो लिखवा देता हूँ। जैसे कि कभी कभार आप कंफ्यूज हो जाते हो 6.66% में, आप कंफ्यूज हो जाते हो 16.66% में, आप कंफ्यूज हो जाते हो 66.66% में। तो तीनों की फ्रैक्शन वैल्यू एक साथ आप लिख के जाना, बताना जरा। इसको हम बोलते हैं सर जी 1/16, इसको हम 1/15, इसको हम बोलते हैं 1/15, इसको हम बोलते हैं 1/6, इसको हम बोलते हैं 2/3। कई जगह आपको याद होता है कि 62.5, आपको पता है क्या? हाँ, 62.5 ही याद रखा करो, क्योंकि यही 125 का मल्टीपल है। तो 62.5 तो 8 की फैमिली से है, ये /8 वाली फैमिली से है। तो इसको तो हम कह सकते हैं, 62.5 को हम कह सकते हैं 5/8,
क्योंकि ये इसी की फैमिली से है। लेकिन अगर 62.5 की जगह कल को पेपर में आ जाए 67.5, तो ये ध्यान रखना ये 27/40 होता है। तो ये कंफ्यूजिंग हो सकता है पेपर में आप लोगों के लिए, तो मैं उसका ही इलाज बता रहा हूँ कि ये 27/40 होता है, 27/40 होता है। ठीक है, तो ये परसेंटेज की बात आपके सामने हो गई। अब हम आगे बात करते हैं सक्सेसिव केस को लेकर, हम आगे बात करते हैं। आइए, जब कभी भी आपको परसेंटेज इंक्रीमेंट मिलेगा, जब कभी भी बोला जाएगा, जब कभी भी आपसे ये बोला जाएगा कि वृद्धि होती है, फिर वृद्धि होती है, फिर वृद्धि होती है, फिर कमी होती है ना, तो ये हमेशा सक्सेसिव केस लगने वाला है उसे, ऐसे क्वेश्चन में क्या लगने वाला है, सक्सेसिव केस लगने वाला है। अगर किसी भी इनकम एक्सपेंडिचर वाला क्वेश्चन आ जाएगा, मान लो आपके पेपर में कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर वाला, और इनकम एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन में कभी भी शेष लिखा हुआ है, शेष मतलब रिमेनिंग पर खर्चा हो रहा है, रिमेनिंग पर खर्चा हो रहा है, तो हमेशा सक्सेसिव केस लगता है। तो सक्सेसिव केस कब लगता है, जब प्रश्न में मल्टीप्लिकेशन हो। हाँ, सक्सेसिव केस कब लगता है, जब मल्टीप्लाई की बात आ रही हो, बस ये समझ के चलो आप। तो कमी वृद्धि सब में लगता है। आपको एक परसेंटेज का कॉन्सेप्ट पता होगा, प्राइस इनटू कंजम्पशन वाला, तो यहां पर भी अगर आप खर्चे की निकालोगे तो भी आपका सक्सेसिव लगेगा। क्यों? क्योंकि देखो बीच में गुणा आ रहा है, प्राइस इनटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर होता है दोस्तों। ठीक है मेरे भाई, चलिए यहां पर आपको पॉइंट समझ में आना चाहिए। अगर आप परसेंटेज सक्सेसिव की बात करते हैं तो कभी भी आप रेशो से भी लगा सकते हैं और डायरेक्ट परसेंटेज से भी लगा सकते हैं। यहाँ पर ये सक्सेसिव परसेंटेज या नेट परसेंटेज वृद्धि या कमी का उदाहरण है। यहाँ पर अगर आपकी वृद्धि हो रही है या इंक्रीमेंट हो रहा है तो आप इसे प्लस में लेंगे, अगर आपका ये डिक्रीमेंट हो रहा है तो आप इसे माइनस में लेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, बढ़ रहा है तो प्लस में और घट रहा है तो माइनस में। तो डिपेंड करेगा परसेंटेज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट किस तरह से निकाला जा सकता है, और आप आराम से यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्नों को आगे की अगला कंडीशन मैं बताऊं आपको परसेंटेज में, तो परसेंटेज में सक्सेसिव केस ज़्यादा मायने रखता है, जहाँ पर कभी कभार आपके सामने ये क्वेश्चन जरूर पूछना जाएगा कि आपने मान लो कभी कोई नंबर ऑफ टिकट्स खरीदी हैं किसी चीज़ के लिए और उस टिकट की प्राइस इतनी है, ठीक है, और आपसे उसका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो कभी भी आपसे ऐसा क्वेश्चन आए ना कि भाई मतलब आपके रेवेन्यू में या आपकी प्राप्ति में कितनी वृद्धि हो जाएगी, तो यहाँ भी सक्सेसिव लगेगा। खेल पूरा का पूरा परसेंटेज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का रहेगा दोस्तों, पूरा सक्सेसिव लगेगा। यही सक्सेसिव केस होता है परसेंटेज में। और रेशो में बोले तो रेशो में आपका आराम से हो जाता है। जैसे कि मैं अगर आपसे बोल दूं, एक एग्जांपल आपको समझाता हूं, उसी से ही देखो प्राइस कंजम्पशन का मैटर समझ में आ जाएगा, उसी से ही सक्सेसिव का मैटर समझ में आ जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो मैं एक एग्जांपल देके बताता हूं आपको कि भैया मैं ये कहता हूं कि किसी मेले के अंदर जैसे ही हमने प्राइस को 20% कम किया, किसी मेले के अंदर जैसे ही मैंने प्राइस को 20% कम किया, मेरी जो टिकट्स की संख्या है एकदम से 40% शूट अप आ गई। तो अब मेरा पूछना यह है कि मेरे रेवेन्यू में क्या इंपैक्ट होगा, रेवेन्यू पर इंपैक्ट कितना आएगा, तो रेवेन्यू पर इंपैक्ट कितना आएगा, तो पॉइंट तो सक्सेसिव का ही है ना, रेवेन्यू पर इंपैक्ट कितना आएगा, तो रेवेन्यू पर इंपैक्ट कितना आएगा, तो ये सक्सेसिव ही तो हो गया। जब इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से ही रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो प्राइस में अगर आप 5 से 4 करोगे और टिकट में अगर आप कर दोगे भैया 5 से 7 कर दोगे, इसको बढ़ा दोगे ना, क्योंकि आपने प्राइस भले ही कम कर दी, लेकिन आप देखो ना रेवेन्यू कितना जनरेट कर रहे हो। आप पहले 25 किया करते थे, अब 28 कर रहे हो। तो अल्टीमेटली आप ये देखो कि 3 की वृद्धि हुई है, 25 के रेस्पेक्ट में हुई है, तो आपके जो रेवेन्यू पर इंपैक्ट आया 12% की वृद्धि हो गई। आपका जो रेवेन्यू है वो 12% शूट खा गया। तो ये सक्सेसिव है। अब आप कहोगे सर जी आप ऐसे लगा रहे हो, ये तो अच्छी परसेंटेज है, तो ये वाला जो मेथड होता है ना अनुपात वाला, ये बुरी परसेंटेज में काम आता है। सर बुरी परसेंटेज किसको बोलते हैं? बेटा ये जितनी भी पॉइंट्स वाली परसेंटेज है ना, ये जितनी भी पॉइंट वाली परसेंटेज है, ये सब बुरी परसेंटेज होती हैं। अच्छी परसेंटेज क्या होती हैं? अच्छी परसेंट 20%, 40%, ये वाली होती हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो अच्छी परसेंटेज में क्या कर सकते थे आप? डायरेक्ट ये वाला लगा सकते थे। ये भी लगा कर दिखा रहा हूं, देखो प्राइस कम हो रही है तो माइनस का 20, 40 बढ़ रही है तो प्लस का 40, माइनस का 20 इंटू 40/100। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया सर प्लस का 20 और माइनस का 8, 12% आ रहा है, देख लो आप। और ये 12% क्या है? प्लस में आ रहा है तो इंक्रीमेंट है। तो यहां पर परसेंटेज बस इतना सही कॉन्सेप्ट रखता है अपने पास। आगे चलते हैं।
तो यहाँ पर अगला कॉन्सेप्ट आता है सर प्राइस और कंजम्पशन वाला, कि भाई प्राइस और कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर होता है। अगर मैं बोल दूं आपसे कि मेरा खर्चा कांस्टेंट है, तो खर्चा अगर आपका कांस्टेंट रहेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो आपकी जो प्राइस है आपके कंजम्पशन की उल्टी हो जाएगी, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, यानी कि आपका मूल्य बढ़ेगा तो आपकी खपत घटेगी। तो कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भैया आपकी प्राइस में 12.5% की वृद्धि हो गई, किसी वस्तु के प्राइस में 12.5% की वृद्धि हो गई, तो मैं पूछूंगा आपसे कि कंजम्पशन कितना कम करना पड़ेगा जिससे कि खर्चा वही रहे मेरा। तो कंजम्पशन कितना कम करूं कंजम्पशन, जिससे कि मेरा जो एक्सपेंडिचर है वो कांस्टेंट रहे। तो जब मैं एक्सपेंडिचर को छेड़ ही नहीं रहा हूं तो मेरे को एक्सपेंडिचर से लेना देना भी नहीं है। तो मैं यहां पर आपके सामने साफ साफ एक बात बोल दूंगा कि भाई ऐसी बात है कि 8 से अगर 9 अगर प्राइस हो रही है ना, तो आपका जो एक्सपेंडिचर है वो 9 से 8 हो जाएगा, जो कि 1/9 हो गया, कमी हो रही है ना, तो कितना परसेंटेज कम होगा? 11.11%। तो आपका जो एक्सपेंडिचर कंजम्पशन है वो इतना कम हो जाएगा आपका, और एक्सपेंडिचर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि एक्सपेंडिचर पे फर्क पड़ना ही नहीं है, इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ा। सिंपल लॉजिक लेके चला, मैं आगे चलूंगा मैं आपके साथ अब। ठीक है दोस्तों, चलो यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी को कोई समस्या तो नहीं है? चलें आगे, आ जाओ। अब मैं कुछ परसेंटेज की रूल्स लिखाता हूं आपको, ये क्वेश्चन में आ जाते हैं कि जैसे कभी बोल दिया जाए ए का B%, तो बेटू ये बराबर ही है बी का A% लिख दो, चाहे भले से इसे, आपकी मर्जी है, तो आप इसको AB% लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ लो बात। ये सब आपस में गुणा होते रहते हैं, बस कोई इधर हो जाएगा कोई इधर हो जाएगा। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए इसका यूज बताता हूं आपको, कि कल को आप खामोखा परेशान हो रहे हो कि भैया 1538 गुणा, क्या नाम है अपना, 1538 गुणा 650 दे दिया था सर, मैं तो घबरा गया। 1538 गुणा 650% दे दिया, मैं तो घबरा गया, मेरे से तो नहीं सॉल्व हुआ। बट मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों से कि आपको घबराना नहीं है सबसे पहले तो। सर क्यों? क्योंकि जैसा कि मैं जानता हूं कि अगर ये परसेंटेज को मैं इधर ले आऊं तो ये 15.38 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? और 15.38 है और ये केवल अब 650 रह गया। पॉइंट तो सही है सर आपका, लेकिन सर आप तो 15.38 परसेंटेज के बारे में बात करते थे हमेशा। मैं बिल्कुल सही बात कह रहे हो, लेकिन मैं इतना तो जानता हूं कि अगर ये 15.38 लिख रहा हूं ना कहीं, तो ये मेरे हिसाब से ये मेरा 200/13 होगा इंटू 650, यानी कि अगर मैं इसको गुणा कर रहा हूं तो 13 का भाग दूंगा 50 बार, और मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से ये निकल कर आ जाएगा 10,000। तो आपकी कैलकुलेशन आपके ही हाथ में है, बस आप अपना हिसाब किताब देख लें। अब आप कहोगे सर एग्जैक्टली 10,000 आएगा, एग्जैक्टली नहीं आएगा, क्योंकि 15.38 एग्जैक्टली 200/13 नहीं होता, आगे चलता जाता है। अब आप कैलकुलेशन से कैलकुलेटर से कैलकुलेशन कर लें, क्योंकि मैं ये चीजें कैसे सिखा पा रहा हूं, क्योंकि मेरे को परसेंटेज का हर एक डेटा पता है, और इसी तरह से एग्जामिनर सोचता है। 9,997, यानी कि लगभग 10,000 के आसपास आंसर आ जाएगा आपका। थोड़ा बहुत फर्क रहता है क्योंकि 15.38 आगे इनफाइनाइट तक चलती जाती है, इसीलिए बस। तो कैलकुलेशन काफी आसान बन जाती है, आप इसको इधर भी घुमा सकते हो, ये तो कैलकुलेशन बनाने के काम आता है। ठीक है, चलिए ठीक है ना। तो ये अप्रोक्सीमेशन और बहुत जगह आपको कैलकुलेशन में मदद करेगा, लाइक DI में, डेटा इंटरप्रिटेशन में। आगे मैं अगर परसेंटेज की बात आप लोगों से कर रहा हूं, तो परसेंटेज में जो अगला कॉन्सेप्ट आप लोगों को जो पसंद आता है और जो एग्जामिनर को अच्छा लगता है डालना, वो लगता है पास और फेल वाला। जैसे कि कोई व्यक्ति है, बोला है कि मैंने 40% अंक लाया, 40% मार्क्स लेकर आया वो, लेकिन फिर भी वो 20 नंबर से फेल हो गया। तो यानी कि अगर वो 20 नंबर और ले आता तो वो पास हो जाता। सही बात है। एक बच्चा है जो कह रहा है कि मैं तो 55% नंबर लेकर आया हूं, या मैं कह सकता हूं 50% नंबर लेकर आया हूं, लेकिन मेरे है ना 10 नंबर ज्यादा आ गए, तो मैं कह दूं भाई तेरे 10 नंबर मैं घटा दूं, तो क्या ये दोनों नंबर पासिंग मार्क्स के बराबर हो जाएंगे? जो बच्चा 20 नंबर से फेल हो रहा है, अगर उसको 20 नंबर दे दूं तो वो पास हो जाएगा, और जो बच्चा 50% नंबर ला रहा है और उसके 10 नंबर ज्यादा हैं, तो मैं 10 नंबर घटा दूंगा तो पासिंग मार्क्स के बराबर हो जाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट आपके काम का है, इसी को ही शॉर्टकट के तरीके से करना होता है। तो 10% बराबर 30। तो यहां सबसे पहले तो परीक्षा कितने अंकों की थी? 300 नंबर की थी। और मैं पूछूं आपसे पासिंग मार्क्स कितने थे, तो पासिंग मार्क्स कैसे निकाल सकते थे यहां से आप, कि भाई आप देख लो
300 का 40% 120 और 20 140 नंबर पासिंग मार्क्स हैं। यानी कि 140 नंबर लाता तो वो पास हो जाता, वरना नहीं हो पाता। खेल खत्म। ये पास फेल वाला कॉन्सेप्ट है, इसी तरह से ही चलता रहेगा और आगे आपका बढ़ता रहेगा। आगे मैं अगर आप लोगों से एक बात करता हूं कि सर जी चुनाव करवा दो एक बार, तो मैंने इलेक्शन करवा दिया। अब इलेक्शन के कॉन्सेप्ट में सबसे जो मेन चीज निकल कर आती है वो क्या निकल कर आती है, जरा ध्यान से देखना। इलेक्शन, इलेक्शन में देखो भैया, दो उम्मीदवार होते हैं। दो उम्मीदवार में एक आपका जीतने वाला होता है और एक आपका हारने वाला होता है। मैं कॉन्सेप्ट पूरा समझा रहा हूं, अगर आपने दिमाग में है, आपको पढ़ा हुआ है, तो आप पेपर में गलत नहीं करके आओगे, इसलिए रिवीजन हो जाएगा आपका। एक जीतने वाला होता है, एक हारने वाला होता है। देखो 3 तरह के केस बनते हैं आप लोगों के लिए। जीतने वाले को अगर मान लो 70% मिल गए, तो हारने वाले को हमेशा कितने मिलेंगे, 30% मिलेंगे, अगर तो दो ही उम्मीदवार हैं तो। ठीक है मेरे भाइयों, 3 उम्मीदवार है तो तीनों में बढ़ जाएगी। तो जीत हार का जो अंतर है, डिफरेंस बिटवीन विनिंग एंड लूजिंग, वो है 40% अंतर है। जीत हार का अंतर 40% है। ठीक है, ये तो एक बेसिक कैलकुलेशन है। अब यहां पर कई सारी चीजें घटित हो जाती हैं, हालांकि इतना डीप आपके जाएगा नहीं, लेकिन रिवीजन के लिए मैं करवा देता हूं। देखिए, सबसे पहले होता है कास्ट। कास्ट मतलब जाति नहीं है, कास्ट मतलब होता है वो वोटें जो डाली गई हैं, डाली गई वोट। कुछ वोट आपकी नॉट कास्ट होती हैं, जिनसे कोई लेना देना ही नहीं है, जो वोट डाली ही नहीं गई उनसे क्या लेना देना। अब जो कास्ट वोट होती हैं, उसके नीचे ही आता है आपका क्या, उसके नीचे आता है आपकी दो चीजें। अब उस कास्ट वोट में से कुछ वोट वैलिड होती हैं, वैध होती हैं, और कुछ वोट आपकी इनवैलिड होती हैं। क्यों? क्योंकि जब वोट डलेंगी तभी तो पता चलेगा कि भाई ये अवैध वोट हैं और ये वैध वोट हैं। ये पूरा एक प्रोसीजर होता है। फिर वैलिड वोट पर काम चालू रहता है, अनवैलिड वोट पर काम चालू नहीं रहता है। ठीक है मेरे भाई, तो वोट डलेंगी जब वोट, तभी तो वैलिड इनवैलिड का पता चलेगा। कई बार डायरेक्ट वैलिड इनवैलिड की बात आ जाती है, कई बार बात ही नहीं आती है। ठीक है, तो अब इसके ऊपर क्या खेलने वाले हो सर? इसके ऊपर देखो 3 चीजें चलती हैं। अगर मान लो मेरा जीतने वाला भाई है, मान लो किसी भी इलेक्शन बोर्ड में 100% वोट है, इसमें मैंने बोल दिया कि 10% मेरी जो वोट हैं वो कास्ट ही नहीं हुई, तो सबसे पहले आप मुझे बताओगे कि कितनी कास्ट हुई। फिर 10% जब कास्ट ही नहीं हुई तो कितनी कास्ट हुई, और जो भी कास्ट हुई है उसमें से 10% मेरी इनवैलिड हो गई। ये लो। तो अब खेल क्या है, क्वेश्चन बोलता है आपसे कि जो जीतने वाला उम्मीदवार है ना, विनर को, ध्यान देना, टोटल वोट का, यहां केस ये चलता है कि विनर को टोटल वोट का मिल रहा है। दोस्तों मैंने बोल दिया कि विनर को टोटल वोट का 55% मिल रहा है, बोल दिया। लो, मैंने ये फिक्स कर दिया मैंने। अब आपको कुछ नहीं बताना, आपको बस मुझे बताना है कि भाई लूजर को कितना मिलेगा। पहली बात आपको बताना है जीत हार का अंतर कितना होगा, ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए अभी। हरिओम। ठीक है, तो आप लोग मेरे से 2 सेकंड में बोल देते हो भैया कि गुरुजी बात ऐसी है कि 100% में से 10% कास्ट नहीं हुए, तो 90% वोट तो डाले गए ना, ये तो कास्ट वोट है। अब इस कास्ट वोट में थे भी 10% इनवैलिड है, तो 90 का 10% अगर इनवैलिड है, यानी कि कितनी वोट, 9% वोट अगर इनवैलिड है, तो आपकी वैलिड वोट कितनी होगी? तो आपकी जो वैलिड वोट होगी दोस्तों, वो 81% वैलिड वोट होगी आपकी, ये ध्यान रखना बस आप। तो अब यहां पर जो लूजर का निकालने का कंसेप्ट होता है वो ये होता है कि अगर आपके वैलिड वोट आपको पता है, वैध मत आपको पता है, उसमें से आप अगर कुल मतों में से दे रखा है ना, तो विनर का मत घटा दो बस। तो अब आप मुझे बताओगे खुद कि कितना हो जाएगा। ये एक फॉर्मूला है, बड़ा काम का फॉर्मूला है। तो वैलिड वोट कितने बेटा, 81। 81 में से आपने विनर के टोटल मत में से, तो तभी टोटल में से तभी घटेगा। 81 में से 55% घट गया, तो सर जी 80 में से 54 कर लो, तो 6, 60 और 26% हो गया। तो हारने वाले उम्मीदवार को 26% मिला। तो जीत हार का अंतर कितना हो गया, 55% जीतने वाले को, हारने वाले को 26%। यानी कि गुरुजी, हाँ जी भाई, तो ये है कि भाई इसमें अगर आप 5 जोड़ दोगे तो इसमें 31 हो जाएगा, तो 60 में से 31, 29% जीत हार का, ये है खेल। तो जीत हार का अंतर कितना है, 29% है।
तो ये पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा अगर टोटल वोट की बात की जाए तब। सर अगर टोटल वोट की बात नहीं की जाए तब अलग सिनेरियो है। जैसे कि भाई साहब 100% वोट हैं और मैंने ये बोल दिया, डायरेक्ट मैंने बोल दिया कि भैया 20% जो वोट है मेरी इनवैलिड हो गई। हाँ, मैंने कास्ट वास्ट की बात ही नहीं करी इसमें आपके लिए। ठीक है सर, इनवैलिड हो गई। तो अब मैंने आपको बोला है कि जीतने वाले मेरे जो भाई है उसको क्या मिला है, जीत विनर को वैलिड वोट का 60% मिल गया। तो मैं जानना चाहता हूं कि हारने वाले को कितना मिलेगा। जीतने वाले को कितना मिलेगा, हारने वाले को कितना मिलेगा और डिफरेंस कितना होगा। अब ये भी फिर से 3 चीज आ गई, लेकिन आप ऐसे मुंह उठा के जवाब नहीं दे सकते। हाँ, तो दोस्तों कि अगर आप 20% देख रहे हो तो 80% आपके क्या हो जाएंगे दोस्त, 80% आपकी हो जाएंगी वैलिड, क्योंकि 20% डायरेक्ट इनवैलिड है। तो 80% का जो 60% है यानी कि 48% आपकी हो जाएगी कितनी, विनर वाले को। और 80% का, भाई वैलिड 80 है, 80 का 40% ही तो मिलेगा, तो यानी कि ये मिलेगा 32। तो जीत हार का अंतर कितना हो जाएगा, 16%। ये कहानी है मेरे भाई। तो छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बढ़िया बातें हैं, पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, आप गलती नहीं करोगे कभी भी। चलो अब आगे चलते हैं भाई, यही क्वेश्चन आएंगे और क्या आएंगे। आ जाओ, कल को ये दे दिया जाए कि भैया 2 उम्मीदवार नहीं है 3 उम्मीदवार हैं, इसमें से एक को मिला है 28%, दूसरे को मिला है 40%, और आपको बताना है जीत हार का अंतर कितना होगा। तो अब आपके लिए दिमाग चलना बहुत बड़ा जरूरी है, इसलिए रिवीजन भी जरूरी है। सर जीत हार का अंतर कैसे निकालूं यहां पर, हाँ जीत हार का अंतर कैसे निकालूं बताओ। तो दोस्तों अगर ये 40 है और ये 20 है, 28 है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि भाई टोटल वोट तो जितने मिल रहे हैं मिल रहे हैं। ठीक है, हाँ टोटल वोट तो जितने मिल रहे हैं उतने मिल रहे हैं, 100% ही लगाएं पूरे। अभी मैंने कुछ करा ही नहीं इनवैलिड भिनवैलिड का काम। तो ये हो गए 68। अब बाकी जो होंगे वो कितने होंगे, 32%। तो दोस्तों हमेशा याद रखना कि 2 का ही दिया होगा, पहले तीसरे का निकालोगे और फिर देखोगे कि 2 अधिकतम का जो अंतर है ना वही जीत हार का अंतर होता है हमेशा। हाँ, जो रनर अप होता है ना उसी का अंतर लेते हैं, ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। रनर अप मतलब जो सेकंड वाली पोजीशन पर है, जो तीसरी वाली पोजीशन पर है उसका कोई अंतर नहीं होता जीत हार का, ये समझ लीजिए पॉइंट ये है। ठीक है मेरे भाई, अगला पॉइंट समझाता हूं आपको। ठीक है, हाँ अगला पॉइंट देखिए, ए और बी 2 उम्मीदवार हैं, ए को बी से 20% अधिक वोट प्राप्त हो गए। लैंग्वेज ऐसी आती है कुछ। तो बताओ ए को कितने वोट प्राप्त होंगे और बी को कितने परसेंटेज वोट प्राप्त होंगे, ये क्वेश्चन बन जाता है। आ जाओ, तो कभी भी याद रखना कि जो ए और बी को टोटल वोट बटे हैं वो 100% बटे हैं। तो ये अधिक वधिक होना तो परसेंटेज मत ले जाना। पहली बार जब क्वेश्चन मैं भी पढ़ा तो मैंने भी गलती की, लेकिन आजकल जो ये क्वेश्चन चल रहा है कि भाई उनका अंतर है, तो ये इस तरह का क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप जब इसमें वोट एंड स्ट्रीम वाला कंसेप्ट लगाना है कि भाई ए को 60% वोट मिलेंगे और बी को मिलेंगे 40% वोट, तो यहाँ से आपको कुछ भी दे देगा, जीत हार का अंतर फलाना है दिखाना है कुछ भी, तो लेकिन ये 60 और 40 आएगा मेरे भाई। ठीक है, क्लियर है, 60 और 40। नेक्स्ट आओ, आ जाओ। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखना। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भाई एक स्कूल में बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं,
इनका रेशो दे रखा है आपको 2:3, ठीक है। और बोला गया है सर लड़के है ना जो किसी एग्जाम में 70% लड़के पास होते हैं और लड़कियां 90% पास होती हैं, परसेंटेज पास। तो मैं आपसे निकालना चाहता हूं यहां से नेट परसेंटेज पास कि भाई कुल मिलाकर कितने परसेंटेज बच्चे पास हुए। तो मैं कैसे निकालूंगा नेट परसेंटेज पास, तो मैं कैसे निकालूंगा? ठीक है। इसी प्रकार मैंने आपको बोल दिया कि किसी क्लास में 3 सेक्शंस हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड सेक्शंस। इसमें छात्रों की संख्या 30, 40 और 10 क्या कहते हैं 30 है। और बोला जा रहा है सर जी इतने परसेंट स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलती है। इसमें 70% को मिलती है, इसमें 90% बच्चों को मिलती है, इसमें 60% बच्चों को मिलती है। तो पूरे नेट परसेंटेज स्कॉलरशिप कितने बच्चों को मिलती है? JSM काम आता है बेटू, बस वही लगाना होता है। ये क्वेश्चन कंफर्म आएगा पेपर में, जानते हो आप भी कि अगर हम बेस को 70 मान लें तो 70 से ही कितना ज़्यादा 20 या 60 और केक कटेगी, सब में बटेगी 5, तो यानी कि सर जी ये 82% आ गया आपका। इतने परसेंट अगर पास हो रहे हैं तो आप ये भी कह सकते हो कि भाई पूरे स्कूल में परसेंटेज फेल का रेट कितना है, ओनली 18% है, 100 में से घटा दो। उल्टा भी निकालना होता है ना कई बार। हाँ, तो यहाँ पर भी जैसे कि मान लीजिए मैंने 60 को बेस मान लिया, तो ये 10 ज़्यादा है, तो 10 अगर मैं इसका रेशो बना लूँ तो 10 या 30, देखो 10 ज़्यादा है, 10 या 30, ये 30 ज़्यादा है 120, वहाँ से कोई डिफरेंस आएगा नहीं कि एक कटेगी सब में बटेगी। तो ये हो गया सर 75%। तो 75% लोगों को नेट मिली है और 25% लोग फिर भी रह गए, 25% लोग स्कॉलरशिप से फिर भी रह गए। चलिए आ जाइए आगे। मैंने क्या बोल दिया, ड्राई फ्रूट्स हैं, ठीक है, और जिनमें 20% वाटर है। तो कितने किलोग्राम मुझे ताज़ा फल चाहिए होंगे जिनमें 90% पानी हो? तो इस कंडीशन में आप क्या करते हैं भाई, तो ये पूरा मिक्सचर का कॉन्सेप्ट ही यही है, ये परसेंटेज में आ गया, ठीक है। चलिए, तो कॉन्सेप्ट इज दैट कि 80 किलोग्राम अगर ड्राई फ्रूट हैं तो कौन सा कंटेंट सेम रहेगा, सूखा जो है पल्प वाला। तो पहले वाले 20% अगर पानी है ना तो उसमें 80% पल्प ही रहेगा, जो कि आपके जो x किलोग्राम फ्रेश फ्रूट है जिनमें 10% पल्प के बराबर होगा वो, क्योंकि 90% पानी है। तो जो बाकी की चीज़ है, देखो जब भी कोई सूखती है चीज़ तो पानी उड़ता है, तो जो चीज़ बदल रही है उसको छोड़ो, जो सेम है उसको देख लो। तो यहाँ पर अगर 20% पानी है तो 80% आपका क्या है, गुदा है, पल्प है, और यहाँ पर आपका 10% पल्प है। तो आपको क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है वो यही लगाना है कि फ्रेश फ्रूट का x किलोग्राम का 10% बराबर है 80 किलोग्राम के 80% के। यहाँ से आपने जब कैलकुलेट किया तो आपका x बराबर आ गया 640 किलोग्राम, यानी कि आपके ताज़ा फल 640 किलोग्राम होंगे, उसमें से 80 किलोग्राम केवल आपका सूखा फल निकल पाएगा। केवल पल्प को सेम करना है, बस कंसेप्ट वहीं ख़त्म हो जाता है आपका। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गई होगी बात आपको। वेन डायग्राम मैंने आपको पढ़ा ही दिया है, हाँ ठीक है। चीनी उड़ती है, ये उड़ती है, ये सब पता ही है। जैसे कि वर्तमान मूल्य दे दिया जाएगा, वर्तमान मूल्य दे देगा, यानी कि प्रेजेंट आपको प्राइस दे देगा। आफ्टर 2 ईयर प्राइस पूछेगा, याद आ रहा है? आफ्टर 2 ईयर प्राइस क्या है, अगर प्राइस एक R% की दर से बढ़ रही है या घट रही है, जो भी है। इसी तरह से पॉपुलेशन का क्वेश्चन आ जाता है। तो ये जितने भी क्वेश्चन है ये किस पे डिपेंड करते हैं, सक्सेस पे डिपेंड करते हैं। बस खत्म खेल, ठीक है, आगे आ जाओ।